हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर बीएससीबी। तो मैं दोस्तों आप लोग के लिए लाया हूं इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स के बारे में। कौन सा चैप्टर? इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि आप लोग का एनसीईआरटी क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है। उसके लिए वीवीआई इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लाया हूं, जो कि आप लोग का 2022 में क्वेश्चन पेपर में ये पूछा ही जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन पक्का रहेगा दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए शुरू करता हूँ। पहला नंबर क्वेश्चन, ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज, यानी फ्री स्पेस का परमिटिविटी कितना होता है। तो आप लोग जानते होंगे कि जो फ्री स्पेस का जो परमिटिविटी होता है, ये होता है कितने के बराबर होता है? वो होता है 8.85 गुने 10⁻⁻12 फैराडे पर मीटर के इक्वल होता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्त? आप लोग का सही ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, सॉरी सी नंबर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग का दोस्त सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? सी नंबर। तो इस तरह से दोस्त आप लोग का सी ऑप्शन सही है। यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया था, लेकिन इसमें से सी ऑप्शन सही है। तो आप लोग जानते होंगे कि जो परमिटिविटी का जो फ्री स्पेस का जो वैल्यू होता है, फ्री स्पेस का परमिटिविटी का जो वैल्यू होता है, वो होता है 8.85 गुने 10⁻⁻12 फैराडे पर मीटर के इक्वल होता है। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड यही बोल रहा है, द एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेसिस, यानी फ्री स्पेस का परमिटिविटी का एसआई यूनिट किसके इक्वल होता है। तो आप लोग जानते होंगे कि फ्री स्पेस का जो परमिटिविटी का जो एसआई यूनिट होता है, वो होता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। ये कहाँ से आता है? ये कूलम्स लॉ का फॉर्मूला जो है, F बराबर के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। वहीं पे K का जो वैल्यू होता है, वो होता है 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट के इक्वल होता है। तो वही एप्सिलॉन नोट का जो यूनिट आप लोग आराम से यहाँ से निकाल सकते हैं फॉर्मूला से, जो कि आप लोग का डी ऑप्शन के इक्वल आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन के इक्वल आ जाएगा? डी ऑप्शन के इक्वल आ जाएगा, यानी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। इस तरह से आप लोग का डी ऑप्शन सही होगा। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर थर्ड यही बोल रहा है, द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इज, यानी वैक्यूम में परमिटिविटी का क्या होता है, यानी किसी भी वैक्यूम में परमिटिविटी कितने के इक्वल होता है। तो आप लोग जानते होंगे कि वैक्यूम में जो परमिटिविटी का जो वैल्यू होता है, वो 1 के इक्वल होता है। लेकिन दोस्त आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि एक तरह का सी ऑप्शन भी दिया गया है, जिसमें कि सी ऑप्शन में ये बोल रहा है कि लेस देन 1 बट नॉट इक्वल टू 0। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि 1 से छोटा बट 0 के बराबर नहीं। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे सी ऑप्शन सही मार सकते हैं। कौन सा ऑप्शन सही मार सकते हैं? सी ऑप्शन दोस्त आप लोग सही आराम से मार सकते हैं। अगर यहाँ पे सी ऑप्शन नहीं होता तो आप लोग ए ऑप्शन में टिक कर देते तो आंसर पक्का सही होता, नंबर आप लोग को आसानी से मिल जाता। लेकिन यहाँ पे सी ऑप्शन भी दिया गया है, तो आप लोग सी ऑप्शन भी मार सकते हैं। सी ऑप्शन ज़्यादा उससे अच्छा है 1 से। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 यही बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 यही बोल रहा है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स that should be removed from an uncharged body to have a charge of 1 coulomb is। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी अनचार्ज बॉडी से हम कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को वहाँ से रिमूव करें, यानी निकालें, जिसमें कि उस पर 1 कूलम चार्ज के इक्वल वहाँ पे बचा रहे। तो आप लोग जानते होंगे कि एक फॉर्मूला होता है, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी Q = NE। तो उस फॉर्मूला से आप लोग आसानी से इस न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग का जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वहाँ से, वो आएगा 6.25 × 10⁻18 के इक्वल आएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 6.25 × 10⁻18 के इक्वल आएगा। ये कहाँ से आएगा? ये Q = NE एक फॉर्मूला होता है, जो कि आप लोग पढ़े होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेज में। वहाँ से आप लोग ये आसानी से इस फॉर्मूला से आप लोग इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 यही बोल रहा है कि कोलंबियन फोर्सेस, यानी कोलंबियन फोर्स किस प्रकार का फोर्स होता है। तो आप लोग जानते होंगे जो कोलंबियन फोर्स होता है, ये एक प्रकार का सेंट्रल फोर्स होता है। सेंट्रल फोर्स क्यों होता है? क्योंकि ये सेंटर के अलोंग लगता है, ये सेंटर के अलोंग लगता है। और ये दूसरा भी है, यानी कि एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी होता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक का पूरा चीज़ होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो पूरा इलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ना होता है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो यहाँ रहेगा ही रहेगा। तो इस तरह से आप लोग का जो सही ऑप्शन जो हो जाएगा, इस तरह से आप लोग का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी बोथ ए एंड बी, यानी सेंट्रल फोर्स भी है और इलेक्ट्रिक फोर्स भी है। तो इस तरह से आप लोग का सी ऑप्शन सही है। दोस्त अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है?
सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस प्रकार का फोर्स होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस प्रकार का फोर्स है, तो आप लोग जानते होंगे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो एक प्रकार का कंजर्वेटिव फोर्स भी है और रिपल्सिव और इसमें अट्रैक्शन भी होता है। क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि लाइक चार्ज क्या करता है, लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है, यानी एक दूसरे से दूर भागता है। लेकिन जब अनलाइक चार्ज होता है, यानी एक प्लस और एक माइनस, तो एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, यानी आकर्षित करता है। तो ये तो हो ही गया, बी ऑप्शन तो सही हो ही गया, यानी अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव इन नेचर में रिपल्सन होता है या फिर अट्रैक्शन होता है। इस तरह से आप लोग का ए ऑप्शन भी सही है, यानी कंजर्वेटिव नेचर का भी होता है, क्योंकि वर्क डन जो होता है इसका ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इसका वर्क डन जो होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए एक प्रकार का ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो इस तरह से आप लोग का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बोथ ए एंड बी, यानी सी ऑप्शन आप लोग का फिर से सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन आप लोग का फिर से सही हो जाएगा, यानी बोथ ए एंड बी। कौन सा ऑप्शन, बोथ ए एंड बी, यानी सी ऑप्शन आप लोग का फिर से सही हो जाएगा। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 ये बोल रहा है कि 1 स्टेट कूलम इज इक्वल टू 1 स्टेट कूलम जो है वो किसके इक्वल होता है। तो आप लोग जानते होंगे कि एक 1 स्टेट कूलम जो होता है वो होता है 3 × 10⁹ ESU के बराबर होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम यूनिट के बराबर होता है। एक कूलम बराबर 3 × 10⁹ ESU। ये ESU कहने का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम ऑफ यूनिट। वही क्वेश्चन यहाँ पे है, यानी 1 स्टेट कूलम कितना कूलम के इक्वल होता है। तो 1 स्टेट कूलम जो होता है वो होता है 3 × 10⁹ कूलम के इक्वल होता है। तो इस तरह से आप लोग का ए ऑप्शन सही है। इस तरह से दोस्त चलते हैं ये क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये पहले फॉर्मूला क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है फोर्स अपॉन चार्ज। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, यानी न्यूटन पर कूलम। तो इस तरह से आप लोग का बी न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम एक प्रकार का यूनिट होता है और एक प्रकार का वोल्ट पर मीटर भी यूनिट होता है। तो वोल्ट पर मीटर भैया कहाँ पे पढ़ पड़ेंगे, वोल्ट पर मीटर। जब आप लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का जब रिलेशन आता है तो वहाँ से वोल्ट पर मीटर ही वहाँ से उसका यूनिट निकलता है। लेकिन आप लोग ये भी ध्यान में रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन पर कूलम भी होता है। लेकिन यहाँ पे न्यूटन पर कूलम ऑप्शन में नहीं दिया गया है, बट वोल्ट पर मीटर ऑप्शन में दिया गया है। ये कौन सा रिलेशन से दिया गया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक रिलेशन होता है जो कि आप लोग पढ़े होंगे या फिर हम भी बोर्ड पे आप लोग को पढ़ाएंगे। तो वहाँ पे वोल्ट पर मीटर वहाँ से रिलेशन से यूनिट ये निकलता है। तो इस तरह से आप लोग का जो बी ऑप्शन सही होगा, इस तरह से आप लोग का बी ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी वोल्ट पर मीटर वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। ऐसे अगर न्यूटन पर कूलम वाला भी रहता तो न्यूटन पर कूलम भी ऑप्शन सही होता। अगर दोनों रहता तो कहीं पे ऑप्शन रहता ए और बी दोनों, यानी दोनों बोथ ए एंड सी ऐसे करके रहता, तो वो टिक आप लोग मारते हैं। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 यही बोल रहा है कि if a sphere of bad conductor if a sphere of bad conductor is given charge then it is distributed on, यानी एक स्फीयर है जो कि इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है। कहने का मतलब कि एक प्रकार का इंसुलेटर है, यानी एक स्फीयर है। अगर एक स्फीयर में वो बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो उस पर चार्ज कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो आप लोग जान रहे हैं दोस्त, जब वो स्फीयर ही बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो उसमें चार्ज फिर ट्रांसफर कहाँ होगा, कहीं नहीं होगा। तो इस तरह से आप लोग का यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया जिसमें कि पूछ रहा है कि चार्ज का ट्रांसफर कहाँ कहाँ होगा, यानी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड कहाँ होगा, कहाँ कहाँ वो बटा होगा। तो आप लोग का जैसा कि ऑप्शन दिया गया, फर्स्ट ऑप्शन दिया गया सरफेस पे, क्या उसका सरफेस पे होगा। सेकंड ऑप्शन दिया गया सरफेस एंड आल्सो इनसाइड द सरफेस, क्या है सरफेस पे भी होगा और इनसाइड यानी सरफेस के अंदर भी होगा। तो ये भी ऑप्शन आप लोग का गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन दिया गया ओनली इनसाइड द सरफेस, क्या सरफेस के अंदर इनसाइड वहां पे चार्ज होगा, नहीं होगा। और डी ऑप्शन दिया गया नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं होगा, यानी डी ऑप्शन आप लोग का सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। इस तरह से आप लोग का नॉन ऑफ दिस इसमें से ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जान रहे हैं जब यहाँ पे चार्ज कोई है ही नहीं, जब वो बैड कंडक्टर है स्फीयर, तो यहाँ पे फिर चार्ज ये फिर ट्रांसफर कहाँ रहेगा, नहीं रहेगा। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 यही बोल रहा है इन फिगर for electric field lines the field intensity at A, B and C are electric field at point A, electric field at point B and electric field at point C। तो बोल रहा है कि जहाँ पे यहाँ पे रिलेशन बताना है कि इसमें से कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पे कहाँ पे ज़्यादा होगा, किसका डेंसर कहाँ पे ज़्यादा होगा। तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो फिगर में जो बताया गया है, यहाँ पे 3 पॉइंट है, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है और पॉइंट सी है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी कहाँ पे ज़्यादा होगा, किस पॉइंट पे ज़्यादा होगा। तो आप लोग पढ़ चुके होंगे कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहाँ पे डेंसर होता है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होता है,
वहाँ पे ज़्यादा होता है। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है रेयर होता है, रेयर कहने का मतलब जहाँ पे कम जैसा होता है, जहाँ पे ऊपर नीचे थोड़ा ज़्यादा होता है। डेंसर कहने का मतलब कि घनत्व, जहाँ पे ज़्यादा उस घना जैसा हो। और रेयर कहने का मतलब ये होता है जहाँ पे थोड़ा कम जैसा हो। तो आप लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप लोग का ऊपर नीचे दिया गया है, जो कि इमेजिनरी लाइंस होता है एक प्रकार का। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप लोग पढ़े होंगे कि एक प्रकार का वो इमेजिनरी लाइंस होता है, वो रियल लाइंस नहीं होता। तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 पॉइंट दिया गया है, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है। तो पॉइंट ए और पॉइंट सी पे क्या देख रहे हैं कि पॉइंट ए और पॉइंट सी पे दोनों जगह सेम है, दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेंसर क्या है, सेम है। तो आप लोग ये समझ चुके हैं कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेंसर सेम होता है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी ज़्यादा होता है। तो अब आप लोग जान चुके हैं कि पॉइंट ए और पॉइंट सी पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी इक्वल होगा, यानी पॉइंट ए पे भी जितना होगा और उतना ही पॉइंट सी पे होगा। बट पॉइंट बी पे जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे रेयर में है, पॉइंट बी पे क्या है, रेयर में है। देख रहे हैं ऊपर दोनों जगह ऊपर जैसा है। तो इस तरह से आप लोग का सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए और इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी इक्वल इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। यहाँ पे सी ऑप्शन आप लोग का सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन आप लोग का सही होगा, और कोई ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 यही बोल रहा है, if distance of two charges from origin is increased than the value of electrostatic force, then the value of electrostatic force। यानी बोल रहा है कि दो चार्जेज, अगर कोई ओरिजिन से दो चार्जेज का डिस्टेंस अगर हम इंक्रीज कर दिया जाए, पहले तो था ओरिजिन के पास से, ओरिजिन से दो चार्ज रखा हुआ था, तो उसका अगर डिस्टेंस हम इंक्रीज कर दे, यानी बढ़ा दे, दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर बढ़ा दे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो आप लोग जान चुके हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में इफेक्ट दोनों प्रकार का पड़ सकता है। क्यों पड़ सकता है? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो बातों पे डिपेंड करता है, सिर्फ एक बात पे डिपेंड नहीं करता, वो दो बात पे डिपेंड करता है। कौन कौन सा बात पे डिपेंड करता है? एक तो होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और स्क्वायर के सेपरेशन के, यानी सेपरेशन के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कूलम्ब्स लॉ जो होता है, फोर्स जो होता है, वो दो बातों पर डिपेंड करता है। चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर चार्ज का प्रोडक्ट तो नहीं दिया गया, अब चार्ज किस प्रकार नेचर का है, कैसा है, क्या प्रोडक्ट है, उसका तो कोई नेचर दिया गया नहीं है। बस यहाँ पे ये बोल रहा है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्त, यहाँ पे दोनों प्रकार का हो सकता है अट्रैक्शन, मतलब कि इंक्रीज भी हो सकता है फोर्स और डिक्रीज भी हो सकता है। तो इस तरह से आप लोग का डी ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा। इस तरह से आप लोग का डी ऑप्शन सही होगा। तो इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 यही बोल रहा है, चार्जेस ए एंड बी अट्रैक्ट इच अदर, चार्जेस बी एंड सी अट्रैक्ट इच अदर, देन ए एंड सी में क्या रिलेशन होगा। तो आप लोग जान चुके हैं कि दोस्त चार्ज ए जो है वो बी को अट्रैक्ट कर रहा है। तो चार्ज ए और बी कब अट्रैक्ट रहेगा एक दूसरे से? जब एक दूसरे के पास नेगेटिव चार्ज होगा। एक दूसरे के पास नेगेटिव चार्ज करने का मतलब नहीं, एक दूसरे के पास अपोजिट नेचर का चार्ज होगा, तब वो एक दूसरे को अट्रैक्शन करेगा, यानी आकर्षित करेगा। उसी तरह से जब बी और सी कब अट्रैक्शन होगा? जब बी और सी के पास एक दूसरे के पास अपोजिट नेचर का चार्ज होगा। तो बी जो है वो सी को अट्रैक्शन कर रहा है। तो देन ए एंड सी, तो ए और सी में क्या रिलेशन होगा? तो आप लोग जानते होंगे कि ए और सी में जो होगा वो रिपेल इच अदर, यानी एक दूसरे को वो रिपेल करेगा। क्या करेगा? रिपेल करेगा। इसका थोड़ा समझाना थोड़ा लंबा है, लेकिन मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप लोग समझाएं तो अच्छी बात है, नहीं समझाएंगे तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो आप लोग को बोर्ड पे मैं अच्छे से समझाऊंगा। आप लोग को अगर दिक्कत होगी, कहीं पे कठिनाई होगी, तो आप लोग बताइएगा कि भाई भैया इस क्वेश्चन पे हम लोग को डाउट हुआ, तो आप लोग अच्छे से ब्रीफ, मतलब उसको हम पूरा डिटेल से समझाऊंगा बोर्ड पे, अगर आप लोग कमेंट करके कीजिएगा तो। लेकिन मैं समझाता हूँ एक बार। देखिए दोस्त, चार्ज ए जो है वो बी को अट्रैक्ट कर रहा है। तो ए जब बी को अट्रैक्ट कब करेगा? जब ए पे मान लिया जाए नेगेटिव चार्ज है और बी पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज होगा, या फिर बी पे न्यूट्रल होगा। बी अगर न्यूट्रल भी होगा या निगेटिव नेचर का होगा, तब पर भी अट्रैक्शन होगा, क्योंकि ए पे क्या पॉजिटिव नेचर का चार्ज है। तो बी पे निगेटिव ये हो सकता है या फिर न्यूट्रल हो सकता है। समझ रहे कि नहीं? न्यूट्रल और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्शन करता है, सिर्फ निगेटिव पॉजिटिव भी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करता, या फिर पॉजिटिव निगेटिव भी एक दूसरे को अट्रैक्शन नहीं करता है। अगर एक पॉजिटिव है और एक न्यूट्रल है, तब पर भी एक दूसरे को वो अट्रैक्शन करता है, या फिर एक निगेटिव है और एक न्यूट्रल है, तब पर भी एक दूसरे को अट्रैक्शन करता है। तो हम क्या बोले, अगर ए पे मान लिया जाए पॉजिटिव चार्ज है, तो बी पे निगेटिव होगा या फिर न्यूट्रल होगा। फिर क्या बोल रहा है? तो एक दूसरे को अट्रैक्शन कर रहा है। फिर बोल रहा है कि बी जो है वो सी को अट्रैक्शन कर रहा है। तो बी अगर सी को अट्रैक्शन कब करेगा? जब बी पे अगर पॉजिटिव नेचर का चार्ज है, तो सी पे क्या होना चाहिए? निगेटिव होना चाहिए, क्योंकि अगर सी अगर न्यूट्रल हो जाएगा तब तो सी, क्योंकि बी पे भी न्यूट्रल था और सी भी अगर न्यूट्रल हो गया तो फिर नो इफेक्ट हो जाएगा।
तब तो कोई इफेक्ट ही नहीं रहेगा। तो बी पे अगर निगेटिव नेचर का चार्ज है तो बी तो सी पे क्या होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ से न्यूट्रल हट गया, बी पे से न्यूट्रल तो हट जाएगा, क्योंकि अगर न्यूट्रल रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ से क्या 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 कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ए और सी में क्या हो सकता है, ए और सी में रिपल्सन ही हो सकता है, क्योंकि ए पे भी पॉजिटिव चार्ज और सी पे भी पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से आप लोग का रिपेल होगा, यानी एक दूसरे को रिपेल करेगा। ए और सी में क्या रिलेशन होगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। अगर आप लोग समझ गए हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि भैया थोड़ा बोर्ड पे हम लोग को समझाइए। तो मैं समझाऊंगा, पक्का बोर्ड पे आराम से समझा कर समझाऊंगा, लेकिन उतना टाइम नहीं है, इसलिए यहाँ पे मैं आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 ये बोल रहा है कि a neutral metallic particle is brought near a metallic plate bearing positive charge. The electric force on the metallic particle will be, देखिए मैं रेड कलर के बॉक्स से घेर दिया हूँ। बोल रहा है कि ए न्यूट्रल मेटेलिक पार्टिकल इज ब्राउट, एक न्यूट्रल मेटेलिक पार्टिकल को लाया गया, जिसको कि मेटेलिक प्लेट के नियर लाया गया, यानी पास लाया गया, जो कि एक पॉजिटिव चार्ज था। तो उसके बीच में बोल रहा है द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द मेटेलिक पार्टिकल, तो मेटेलिक पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा। अगर मैं इसको भी थोड़ा लंबा चौड़ा में समझाना चाहता हूँ, लेकिन उतना टाइम नहीं है, लेकिन आप लोग अगर बोलिएगा तो मैं अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मैं बोर्ड पे पक्का इस क्वेश्चन को फिर से समझाऊंगा। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन ए होगा वो आप लोग का करेक्ट हो जाएगा, यानी डायरेक्टेड टुवार्ड्स द प्लेट, यानी टुवार्ड्स द प्लेट की ओर से डायरेक्टेड लगेगा। इस तरह से आप लोग का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आप लोग नहीं समझे क्वेश्चन पे को तो आप लोग बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, तो मैं बोर्ड पर समझाऊंगा अच्छे तरीके से। इस तरह से दोस्त चलते हैं द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है आप लोग जानते होंगे। तो चार्ज का एसआई यूनिट कूलम होता है, ये तो आप लोग बचपन से ही जान रहे हैं कि चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, 9th 10th से ही आप लोग जानते होंगे कूलम होता है। इस तरह से दोस्त चलते हैं ये क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सर्फेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इज, किसी भी चार्ज कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी क्या होता है। किसी भी सरफेस पे, किसी एक सरफेस के किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी क्या होता है। तो आप लोग जानते होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहने का मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यानी सरफेस के परपेंडिकुलर गिरता है, सरफेस के परपेंडिकुलर गिरता है। इस तरह से आप लोग का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से दोस्त चलते हैं ये क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 यही बोल रहा है when an electric dipole of dipole moment p is placed in a uniform electric field it will experiences is the torque। क्या बोल रहा है कि जब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को लाया गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को लाया गया, तो इट विल एक्सपीरियंसेज ए टॉर्क, तो वो कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, तो वो कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। ये तो दोस्त आप लोग का फॉर्मूला जो कि होता है टॉर्क बराबर पी क्रॉस ई। पी क्रॉस ई कहने का मतलब ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसलिए यहाँ पे वेक्टर का भी सिंबल दिया गया है। और आप लोग जानते होंगे कि पी क्रॉस ई का फॉर्मूला क्या होता है, पी क्रॉस ई इक्वल होता है पी ई साइन थीटा। ये क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, साइन थीटा एन कैप लगता है, यानी एन कैप नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन पी ई साइन थीटा। अगर यहाँ डॉट प्रोडक्ट रहता पी डॉट ई तो क्या होता है, पी ई कॉस थीटा। लेकिन आप लोग जानते होंगे कि टॉर्क जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए एक वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लगेगा और पी ई साइन थीटा के इक्वल होगा। इस तरह से आप लोग का ए और बी ऑप्शन दोनों यहाँ पे सही है। कौन कौन सा ऑप्शन सही है, ए और बी ऑप्शन दोनों यहाँ पे आप लोग सही है। इस तरह से आप लोग का सी ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन आप लोग का सही होगा। ये क्वेश्चन यही बोल रहा है कि अगर किसी डाइपोल मोमेंट को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं तो वो डाइपोल मोमेंट कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, यानी वो कितना टॉर्क लगाएगा। टॉर्क कहने का मतलब एक प्रकार का फोर्स, टॉर्क की एक प्रकार का फोर्स होता है। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 यही बोल रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट नियर एन इन्फिनाइट सीट ऑफ चार्ज कंडक्टर इज, एक इन्फिनाइट थिन सीट के कारण, एक इन्फिनाइट थिन सीट के कारण किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो आप लोग जानते होंगे कि इन्फिनाइट थिन सीट कम बनता है, जब किसी डिस्क का रेडियस जब हम इन्फिनाइट कर दिया जाता है तो वही इन्फिनाइट थिन सीट में बिहेव करने लगता है। तो इन्फिनाइट थिन सीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। कितना होता है, सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। ये आप लोग पढ़े होंगे, ये आप लोग फॉर्मूला है, ये आप लोग आराम से पढ़े होंगे कि सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। हमेशा ये कांस्टेंट होता है, हर एक जगह ये वैल्यू जो होता है वो सेम आता है, सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन होती है। आप लोग याद कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड में पूछेगा ही पूछेगा, नहीं तो फिर बाद में पछताइएगा, बोर्ड में पूछेगा ही पूछेगा। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 यही बोल रहा है द इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी इनसाइड ए चार्ज होलो स्फीयर इज, यानी किसी भी होलो स्फीयर चार्ज के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी कितना होता है। तो आप लोग जानते होंगे कि किसी भी होलो स्फीयर के चार्ज के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी होता है वो 0 के इक्वल होता है।
किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। ये सब देख रहे हैं आप लोग का क्वेश्चन, ये सब पूछा गया है 2017 में, 2016 में, 2015 में, ऐसे करके मैं जितना भी लाया हूँ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लाया हूँ, जो कि आप लोग का पूछेगा ही पूछेगा, हर एक बार वो पूछता ही पूछता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, आप लोग दोस्त स्किप मत कीजिए, स्किप कीजिएगा तो बहुत बड़ा नुकसान होगा, ये आप लोग जानिएगा, नहीं तो स्किप मत कीजिए, आप लोग देखिए और नंबर उठाइए, बम्फर नंबर यहाँ से 4-5 नंबर इतना में से आ ही जाएगा, पक्का आ जाएगा। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या बोल रहा है, रुक जाइए, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ ए कंडक्टर इज सिग्मा, इलेक्ट्रिक फील्ड नियर इट इज, यानी सरफेस डेंसिटी किसी भी कंडक्टर का सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो सिग्मा के इक्वल है, तो आप लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड उसके पास कितना होगा, यानी उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो आप लोग जानते होंगे ये तो फॉर्मूला से कि किसी भी अगर कंडक्टर का सरफेस डेंसिटी सिग्मा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा है, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा नियर इट ये सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा, यानी इस तरह से आप लोग का ए ऑप्शन सही होगा। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 यही बोल रहा है भैया, देखिए कि व्हाट इज द चेंज इन द वेट ऑफ ए बॉडी विच इज चार्ज बाई रबिंग, कि किसी भी बॉडी को अगर हम चार्ज करते हैं रब के द्वारा तो उसका वेट में क्या अंतर आता है। तो दोस्त आप लोग जानते होंगे कि किसी भी चार्ज अगर हम करते हैं तो उसका वेट में इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उसका वेट क्या हो जाएगा, लूज हो, ये लॉस हो जाएगा। लेकिन जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन गया उसका तो वेट फिर ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आप लोग निकाल सकते हैं कि वेट में इंक्रीज और डिक्रीज स्लाइटली, यानी थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है या फिर थोड़ा सा डिक्रीज हो सकता है। किसी ऑब्जेक्ट में इंक्रीज होगा, किसी ऑब्जेक्ट में डिक्रीज होगा, लेकिन चार्ज तो दोनों ऑब्जेक्ट यहाँ पे हुआ। तो इस तरह से आप लोग का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा, यानी वेट में इंक्रीज और डिक्रीज स्लाइटली। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है लेकिन सी ऑप्शन सही है, जिसमें से हम ग्रीन बॉक्स बना रहे हैं वो ऑप्शन सही है, ये आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 यही बोल रहा है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द सरफेस ऑफ ए स्फीयर इज इट इज चार्ज विथ 10 माइक्रोकूलम, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछ रहा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग पर थ्रू एरिया, यानी किसी भी एरिया से जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करता है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर क्या होता है, फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू परपेंडिकुलर एरिया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया ही है, परपेंडिकुलर एरिया दिया ही है, आराम से आप लोग निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 यही बोल रहा है कि विच ऑफ द लॉज गिव्स द फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस एट रेस्ट, जब 2 चार्जेस रेस्ट में होता है तो उसके बीच में कौन सा फोर्स लगता है। तो आप लोग जानते होंगे कि जब 2 चार्जेस एक दूसरे में रेस्ट में रहता है तो वहाँ पे कूलम्स लॉ एप्लीकेबल होता है। कौन सा लॉ एप्लीकेबल होता है, कूलम्स लॉ वहाँ पे एप्लीकेबल होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में चार्ज रेस्ट में ही रहता है। स्टैटिक कहने का मतलब क्या, रुका हुआ, रेस्ट। तो इलेक्ट्रॉन जब रेस्ट में रहता है यानी चार्ज जब रेस्ट में रहता है तो वहाँ पे कूलम्स लॉ ही एप्लीकेबल होता है और कोई लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। किरचॉफ्स ये सब कोई लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। किरचॉफ्स लॉ होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी में एप्लीकेबल होता है, जहाँ पे चार्ज क्या होता है, मूव करता है, लेकिन यहाँ पे चार्ज क्या बोल रहा है, रेस्ट में है, तो यहाँ पे कूलम्स लॉ ही एप्लीकेबल होगा। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 यही बोल रहा है, द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम इज, यानी रिलेटिव परमिटिविटी किसी भी मीडियम का क्या होता है, ये होता है एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है, एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। इस तरह से आप लोग का ए ऑप्शन सही है। आप लोग इस फॉर्मूला है दोस्त, ये सब कुछ नहीं है, आप लोग आराम से याद करते जाइए, समझते जाइए, बिल्कुल एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस चैनल पर सारा कुछ फ्री ऑफ पढ़ाई होता है। हाँ, अचीवर बीएससी भी एक वेबसाइट भी, वहाँ पे भी आप लोग जाकर विजिट कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सारा कुछ मटेरियल वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, पीडीएफ बीडीएफ लेक्चर नोट्स बोर्ड सारा कुछ वहाँ पे। तो आप लोग इस तरह से दोस्त बने रहिए, इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट सारा कुछ पढ़ाई होता है। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 यही बोल रहा है कि ए प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन आर प्लेस्ड फार अवे फ्रॉम ईच अदर आर इन द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, देन कि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से बहुत दूर रखा गया है, तो उसके बीच में और सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की जगह सेम है लेकिन एक दूसरे से बहुत दूर है, तो उसके बीच में क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक जब दोनों चार्ज एक दूसरे से बहुत दूर रखा गया है और एक प्रोटॉन है और उसमें से भी एक इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब क्या हुआ, एक नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है। तो एक नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है जो दोनों एक दूसरे से दूर रखा गया है और सेम ही इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसके बीच में क्या होगा, फोर्स तो क्या होगा, फोर्स तो सेम लगेगा
बट मैग्नीट्यूड में क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या होगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी द सेम, यानी फोर्स का डायरेक्शन अलग अलग हो सकता है। तो फोर्स का अगर डायरेक्शन अलग अलग हो जाएगा तो फोर्स में तो फिर अंतर आ जाएगा, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स में तो अंतर, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रहेगा। क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड यहाँ पे सेम रहेगा। इस तरह से आप लोग का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन आप लोग का करेक्ट हो जाएगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी द सेम। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 25 ये बोल रहा है कि व्हेन ए सॉप बबल इज चार्ज इट्स रेडियस, जब किसी सॉप बबल को, यानी साबुन का जो वो रहता है, क्या बोलते हैं, गुब्बारा जो रहता है, जैसे सर्फ का भी रहता है या फिर कुछ का भी रहता है, तो उसको अगर चार्ज करते हैं तो उसका रेडियस में क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आप लोग जानते होंगे कि उसका रेडियस क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। क्या कर जाता है दोस्त, इंक्रीज कर जाता है। इस तरह से आप लोग का ये ऑप्शन से होगा। यहाँ पे हम 25-25 क्वेश्चन का 5 सेट बनाएंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का। इसी तरह से आगे चैप्टर भी चलता रहेगा। यहाँ तक मैं 25 क्वेश्चन नहीं लाया हूँ, फिर अगला वीडियो में क्या करूँगा 26-27 यानी ऐसे करके लाऊंगा, फिर 25 क्वेश्चन का सेट लाऊंगा, 50 तक ये हो जाएगा। यहाँ पे ये आप लोग पूरा पढ़ते जाइए, एक भी ऑब्जेक्टिव आप लोग का छूटेगा नहीं, ये मेरा फुल गारंटी है। आप लोग अगर इस वीडियो से देखें, सारा कुछ अचीवर एजुकेशन से सारा कुछ आप लोग प्रोवाइड करें। अचीवर BSB चैनल है, अचीवर एजुकेशन वेबसाइट है, वहाँ पे सारा कुछ देखें, ये पढ़ें, सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप लोग का एक नंबर भी किसी भी सब्जेक्ट में छूटने वाला नहीं है। यहाँ तक फिजिक्स में नहीं, केमिस्ट्री में भी नहीं छूटेगा, मैथ में भी नहीं छूटेगा, और साथ में हिंदी इंग्लिश में नहीं छूटेगा। तो ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय बाय।